हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाली है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, आज हमने ये फैसला किया है कि हम अपने चैनल पर तमाम टेंसेस की वीडियो अपलोड करेंगे एक एक करके। ये हमारी पहली वीडियो है टेंसेस पर। दोस्तों, जिस तरह आप जानते हैं कि इंग्लिश की ग्रामर के लिहाज से हमारे साथ तीन ज़माने हैं: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट को उर्दू में कहा जाता है माजी, यानी गुजरा हुआ ज़माना या गुजरा हुआ वक्त। प्रेजेंट प्रेजेंट को उर्दू में कहा जाता है हाल, यानी मौजूदा वक्त। फ्यूचर फ्यूचर को उर्दू में कहा जाता है मुस्तकबिल, यानी आने वाला ज़माना या आने वाली वक्त। दोस्तों, अब हर टेंस की अपनी ही चार टाइप्स है, यानी पास्ट की भी अपनी चार टाइप्स है, प्रेजेंट की भी अपनी चार टाइप्स है और फ्यूचर की भी अपनी चार टाइप्स है। अगर हम इन तीनों को जमा कर ले तो इससे बनता है 12 टेंसेस, और ये है इंग्लिश सीखने का बेसिक। अब इन 12 टेंसेस के नामों को मेमोराइज करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को याद करने होंगे। जैसे ही आपने इनको याद किए, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ फास्ट के टाइप्स को याद करने होंगे। अगर आपने फास्ट के टाइप्स को याद की तो समझिए कि आपने प्रेजेंट के टाइप्स को भी याद की और फ्यूचर के टाइप्स को भी। दोस्तों, इन 12 टेंसेस की नाम एक ही जैसी है। अगर हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर ले तो पास्ट पहले आएगा, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट की बात करें, यानी प्रेजेंट टेंस की बात करें, तो पहले प्रेजेंट का नाम आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह अगर हम फ्यूचर की टेंस के बारे में बात कर ले तो सिर्फ पहले फ्यूचर का नाम आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। यानी तीनों की नाम एक ही जैसी है, लेकिन फर्स्ट में आता है पास्ट। यानी अगर हम पास्ट टेंस की बात करें तो पहले पास्ट आएगा। इसी तरह अगर हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर ले तो पहले प्रेजेंट आएगा। इसी तरह अगर फ्यूचर तो पहले फ्यूचर आएगा। ये था इन 12 टेंसेस की नेम्स। दोस्तों, आज इन 12 टेंसेस में हम सिर्फ एक ही टेंस सीखेंगे, और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, इन 12 टेंसेस में से सिर्फ एक ही टेंस है जो थोड़ा सा मुश्किल है, और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा तमाम टेंसेस जो है वो बहुत ही आसान है। अगर आपने ये टेंस सीखी तो समझिए कि आपने सारी ही टेंस सीखी। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखा तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस टेंस को कभी भी बोल नहीं पाएंगे, और आपकी सारी ही मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये सीखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। अगर आप इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहे या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहे, दोनों ही करेक्ट होंगे। अब बात आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कौन सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती है, यानी कौन सी बातों के लिए इस्तेमाल करती है। जब आप रूटीन के बारे में बात करते हो, फैक्ट। जब आप हकीकत के बारे में बात करते हो, हैबिट। जब आप आदतों के बारे में बात करते हो, तो फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ज़रूरत होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनसे कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम ज़्यादा से ज़्यादा तीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर एक, रूटीन। अब रूटीन क्या होता है? रूटीन का मतलब होता है वो काम जो हम रोज़ाना करती है। मिसाल के तौर पर, मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, तो ये मेरा रूटीन है। या मैं सुबह अपने दांतों को ब्रश करता हूँ, तो ये भी मेरा रूटीन है। या मैं सुबह स्कूल या कॉलेज में जाता हूँ, तो ये भी मेरा रूटीन है। जब हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती है तो फिर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ज़रूरत होंगे। अब है हैबिट। अब हैबिट का क्या मतलब होता है? हैबिट का मतलब होता है वो काम जो बार बार करने की वजह से हमारी ज़िंदगी का खुदकार हिस्सा बन जाती है। मिसाल के तौर पर, मैं अक्सर नाखून चबाता हूँ, या मैं हमेशा खाने के बाद चाय पीता हूँ। जब हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती है तो फिर भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ज़रूरत होंगी। अब है फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है उर्दू में हकीकत। ये वो हकीकत होता है जो हमेशा सच होता है,
یعنی یہ وہ باتیں ہوتی ہے جو پوری دنیا میں سچ مانی جاتی ہے یا ذہنی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر سورج مشرق سے نکلتا ہے یا زمین گول ہے۔ جب ہم ایسی حقیقت کے بارے میں بات کرتی ہے جو ہمیشہ سچ ہوتی ہے تو پھر بھی ہمیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی ضرورت ہوں گی۔ جب ہم روٹین، فیکٹ یا ہیبٹ کے بارے میں بات کرتی ہے تو ہمیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی ضرورت ہوں گی۔ اب ان کی پہچان اردو میں، یعنی ہمیں کیسا پتا چلے گا اردو کی سینٹینس میں کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا سینٹینس ہے؟ جب اردو کی جملے کے آخر میں تاہو، تیہو، تاہے، تیہے، تیہے وغیرہ آ جائے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا سینٹینس ہے۔ جیسا کہ میں اسکول جاتا ہوں، میں کپڑے دھوتی ہوں، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ چائے پیتی ہے، وہ سب یہاں پہ آتی ہے۔ اگر آپ ان سینٹینسز کو دیکھیں گے تو ان سینٹینسز کے آخر میں تاہو، تیہو، تاہے، تیہے، تے ہے یہ اینڈ میں آ رہا ہے نا، تو جب ایسی سینٹینسز آ جائیں گی تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی سینٹینسز ہے۔ یہ تھا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی پہچان۔ اب بات آتی ہے کہ ان اردو کی سینٹینسز کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیسے کریں۔ ان اردو کی سینٹینسز کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے فارمولے کی ضرورت ہوگی، اور وہ فارمولا یہ ہے۔ اس فارمولے کو آپ سٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو سٹرکچر کہتی ہے، کچھ لوگ اس کو فارمولا کہتی ہے۔ اب آپ کو جو اچھا لگے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس فارمولے میں سب سے پہلے آتی ہے سبجیکٹ، پھر آتی ہے ورب۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس ٹینس میں یعنی اس پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ورب کا فرسٹ فارم لگے گا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ورب کی فارم کیا ہوتی ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو انگلش کے تمام وربس تو نہیں سکھا سکتا ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو انگلش کی 2 وربس کی فارم دوں گا۔ فار ایگزامپل ہمارے ساتھ ایک ورب ہے گو۔ گو کا مطلب ہوتا ہے جانا۔ گو کا سیکنڈ فارم وینٹ اور تھرڈ فارم گان ہے۔ تو اس سینٹینس میں ہمیشہ ہم ورب کی پہلے فارم لگائیں گے یعنی گو۔ اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرا ایگزامپل ہے اسپیک۔ اسپیک کا مطلب ہوتا ہے اردو میں بولنا۔ اسپیک کا سیکنڈ فارم اسپوک اور تھرڈ فارم اسپوکن ہے۔ تو اس ٹینس میں ہم فرسٹ فارم لگائیں گے یعنی اسپیک۔ یہ یاد رکھیے کہ ہر ورب کی 3 فارمز ہوتی ہے، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ۔ جیسا کہ گو، گو فرسٹ فارم ہے، گو کا سیکنڈ فارم وینٹ اور تھرڈ فارم گان ہے۔ اسی طرح اسپیک، اسپیک فرسٹ فارم ہے، اسپیک کا سیکنڈ فارم اسپوک اور تھرڈ فارم اسپوکن ہے۔ اب ورب کی فارمز کی ہوتی ہے؟ ورب کی فارمز اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ جملے میں کام کے وقت اور طریقے کو ظاہر کیا جا سکے۔ پھر ہم اپنی فارمولے کی طرف آتی ہے۔ فارمولے میں نیکسٹ آتی ہے ایس یا ای ایس، یعنی اس ٹینس کے فارمولا ہم سے چاہتی ہے کہ ورب کے آخر میں ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوگا۔ اب اس کی ایکسپلینیشن ویڈیو کے آگے میں ہم کریں گے۔ اب فارمولے میں نیکسٹ آتی ہے آبجیکٹ۔ دوستو ہر ٹینس کے فارمولے میں یعنی ان 12 ٹینسز کے فارمولے میں سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ آئیں گے، تو اس لیے میں پہلے آپ کو یہ ایک ایک کر کے ڈسکس کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے، پھر ہم اپنی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی طرف آتی ہے۔ پہلی میں آپ کو یہ اس لیے ایک ایک کر کے ڈسکس کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ سبجیکٹ، ورب یا آبجیکٹ کے بارے میں نہیں جانتے تب تک آپ اس کے قابل نہیں ہو سکتے کہ آپ کسی اردو کی سینٹینس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں۔ تو اس لیے میں پہلے آپ کو یہ سکھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہے سبجیکٹ۔ کہ سبجیکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے اردو میں فاعل، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سبجیکٹ ہمیشہ سینٹینس کی آغاز یعنی شروعات میں لگتا ہے، اور سبجیکٹ کام کرنے والے شخص کو ظاہر کرتا ہے، یعنی جو کام کرتے ہیں ان کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک سینٹینس ہے علی اسکول جاتا ہے، تو آپ اس سینٹینس میں دیکھیے کہ اس سینٹینس میں کون کام کر رہا ہے، یعنی کون اسکول جاتا ہے، علی جاتا ہے نا، تو اس سینٹینس میں علی سبجیکٹ ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرے ایگزامپل ہے سلمان کھانا کھاتا ہے، تو آپ اس سینٹینس میں دیکھیے کون کھانا کھاتا ہے، سلمان کھاتا ہے نا، تو سلمان اس میں کیا ہے، سبجیکٹ۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس نیکسٹ ہے ورب۔ اب ورب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ورب کا مطلب ہوتا ہے اردو میں فعل، اور یہ کام کو یا عمل کو ظاہر کرتا ہے۔
यानी सेंटेंस में जो कुछ काम हो रहा है उसको ज़ाहिर करता है। यानी सब्जेक्ट जो काम करता है उनको ज़ाहिर करता है वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, यासीन फुटबॉल खेलता है। अगर आप इन सेंटेंस को देखें तो यासीन क्या कर रहा है? खेलता है ना? तो खेलना इसमें क्या है? वर्ब। यानी सब्जेक्ट जो काम करता है उनको वर्ब कहा जाता है। इसी तरह हमारे साथ दूसरा एग्जांपल है, अख्तर अली कुरान का तिलावत करता है। तो अगर आप इस सेंटेंस में देखिए कि अख्तर अली क्या करता है, कुरान का तिलावत करता है ना, तिलावत करता है। तो इस सेंटेंस में तिलावत करना वर्ब है। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है उर्दू में मफ़ऊल। और ये जुमले में वो चीज़ को ज़ाहिर करता है जिस पर काम हो रहे हो। यानी सब्जेक्ट जिस पर काम कर रहे हो उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, सीपुल्ला पानी पीता है। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो सीपुल्ला किस चीज़ पर काम करता है? पानी पीता है ना, पानी पर काम हो रहा है, यानी सीपुल्ला पानी पीता है। तो पानी इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट। इसी तरह हमारे साथ दूसरा एग्जाम्पल है, कामरान टीवी देखता है। तो अगर आप इस सेंटेंस में देखिए तो कामरान क्या देखता है? टीवी देखता है ना, तो टीवी इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा जिस पर हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की निशानदेही करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, यासीन किताब पढ़ता है। तो सबसे पहले हम फार्मूले में देखेंगे। फार्मूले के मुताबिक इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की निशानदेही करेंगे। तो सबसे पहले आप फार्मूले को देखिए कि फार्मूला हमसे क्या चाहती है। तो फार्मूला हमसे चाहती है कि आप सब्जेक्ट लगाएं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सब्जेक्ट क्या ज़ाहिर करता है? काम करने वाले शख्स को ज़ाहिर करता है ना। तो इस सेंटेंस में आपके ख्याल में इस सेंटेंस में कौन काम कर रहा है? यासीन कर रहा है ना, यासीन किताब पढ़ता है। तो यासीन इसमें क्या है? सब्जेक्ट। अब फार्मूला हमसे नेक्स्ट चाहती है कि आप वर्ब लगाएं। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वर्ब क्या ज़ाहिर करता है सेंटेंस में? वर्ब सेंटेंस में अमल या काम को ज़ाहिर करता है। यानी सेंटेंस में जो कुछ हो रहा है उसको ज़ाहिर करता है वर्ब। तो आपके ख्याल में इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? यानी यासीन क्या करता है? पढ़ता है ना। तो पढ़ना इसमें क्या है? वर्ब। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑब्जेक्ट क्या ज़ाहिर करता है? ऑब्जेक्ट उस चीज़ को ज़ाहिर करता है जिस चीज़ पर काम हो रही है। यानी सब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम कर रही है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो आपके ख्याल में इस सेंटेंस में यासीन किस चीज़ पर काम करता है? किताब पर करता है ना, किताब पढ़ता है। तो किताब इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आई होप ये आपको समझ आया हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस पर हम मज़ीद एक और वीडियो बनाएंगे अलग से। सो फिर हम अपने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की तरफ आते हैं। अब हम इस फार्मूले के मुताबिक उर्दू के सेंटेंसेस को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ पहला सेंटेंस है, यासीन पानी पीता है। अब ये सेंटेंस इन फार्मूले के मुताबिक हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप फार्मूले को देखिए कि फार्मूला हमसे पहले क्या चाहती है। तो फार्मूला हमसे पहले चाहते हैं कि आप सब्जेक्ट लगाएं। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या ज़ाहिर करता है? सब्जेक्ट काम करने वाले शख्स को ज़ाहिर करता है। तो आपके ख्याल में इस सेंटेंस में कौन काम करता है? यानी कौन पानी पीता है? यासीन पीता है ना, तो यासीन इनमें सब्जेक्ट है। तो हम यासीन लगाएंगे। अब दूसरे नंबर पर फार्मूला हमसे चाहते हैं कि आप वर्ब लगाएं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि वर्ब क्या ज़ाहिर करता है सेंटेंस में? वर्ब सेंटेंस में अमल या काम को ज़ाहिर करता है। यानी सेंटेंस में जो कुछ होता है उसको ज़ाहिर करता है वर्ब। तो आपके ख्याल में इस सेंटेंस में यासीन क्या करता है? पीता है ना, पानी पीता है। तो पीना इसमें क्या है? वर्ब। तो हम पीना लगाएंगे। लेकिन पीना तो उर्दू का लफ्ज़ है और हमें अंग्रेज़ी का लफ्ज़ चाहिए। तो पीने को इंग्लिश में कहती है ड्रिंक। तो हम ड्रिंक लगाएंगे। अब फार्मूला नेक्स्ट चाहते हैं कि आप एस या ई एस लगाइए वर्ब की एंड में, यानी वर्ब की आखिर में। तो आप थोड़ा सा करीब आ जाइए और कान को खोलें। जब भी वर्ब के आखिर में इन 6 अल्फाजों में से कोई भी लफ्ज़ आ जाए
उसके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे। अगर इन 6 अल्फाजों में से कोई भी लफ्ज़ ना आ जाए, तो उसके साथ फिर हम एस का इजाफा करेंगे। और ये भी याद रखिए कि वर्ब के आखिर में एस या ई एस का इजाफा तब होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी ही, शी, एट या कोई भी सिंगुलर नेम यानी कोई भी वाहिद नेम उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा वर्ब के आखिर में। तो आप इस वर्ब को देखिए कि इस वर्ब के आखिर में इन 6 अल्फाजों में से कोई लफ्ज़ आया है? नहीं, यानी इस वर्ब के आखिर में जो है वो के है और इन 6 अल्फाजों में के नहीं है। तो इस वजह पर वर्ब के आखिर में सिर्फ़ और सिर्फ़ एस का इज़ाफ़ा होगा। ई एस का इज़ाफ़ा तब होगा जब इन 6 अल्फाजों में से कोई भी लफ्ज़ आ जाए वर्ब के आखिर में। तो ये हो जाएगा यासीन ड्रिंक्स। अब फ़ॉर्मूले में नेक्स्ट आती है ऑब्जेक्ट, कि आप ऑब्जेक्ट लगाई। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ऑब्जेक्ट क्या ज़ाहिर करता है? जिस चीज़ पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट ज़ाहिर करता है। यानी सब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम करती है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो आपके ख़्याल में इस सेंटेंस में सब्जेक्ट किस चीज़ पर काम करती है? यानी किस चीज़ पर काम होता है? पानी पे होता है ना? तो पानी इनमें क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हम पानी लगाएँगे। लेकिन पानी तो उर्दू का लफ्ज़ है और हमें अंग्रेज़ी का लफ्ज़ चाहिए, तो पानी को इंग्लिश में कहती है वाटर। तो ये हो जाएगा यासीन ड्रिंक्स वाटर। बस बात ख़त्म हो गई और ये था ट्रांसलेट करने का तरीका। इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है।